अपनी माँ की मौत के बाद से ही श्यामा के रिश्ते अपने पिता के साथ कुछ खास नहीं थे। दोनों के बीच हमेशा अनबन लगी रहती थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वो अपने पिता से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक दिन जब कुछ गैंगस्टर्स उसे किडनैप कर लेते हैं, तब उसका पिता ही उसे बचाने के लिए इकलौता सहारा बनकर सामने आता है। एक रिटायर्ड मामूली सूबेदार होने की वजह से वो गुंडे उन्हें हल्के में ले रहे थे, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए ये साधारण सा सूबेदार कितना खूंखार रूप ले सकता है, यही हम आज की कहानी सूबेदार में देखेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग हथियारों के साथ सवार थे, लेकिन रास्ते में अचानक टायर पंचर हो जाने की वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। दूसरी तरफ हमें दो लड़के दिखाई देते हैं, जिनमें से एक का नाम बबलू और दूसरे का नाम मन्नू है। मन्नू बड़े ही मासूम अंदाज में बबलू से पूछ रहा था कि आखिर प्लेन के अंदर लोग बाथरूम कैसे जाते हैं। जब वे इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें आसमान में एक प्लेन नजर आता है और उसे देखते ही वे उसके पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद वे भागते हुए एक नदी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी के बीच में पहुंचते ही बबलू पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मन्नू वहाँ नहीं था। ये देखकर बबलू बुरी तरह घबरा जाता है और पागलों की तरह मन्नू को पुकारने लगता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद कहानी 3 दिन आगे बढ़ती है। मन्नू की माँ अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते लगभग पागल हो चुकी थी। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके बेटे की लाश नदी के किनारे मिली है। ये सुनते ही वो भागती हुई वहाँ पहुँचती है, पर वहाँ का नजारा देख उसका कलेजा फट जाता है। उसके बेटे की मौत हो चुकी थी और उसकी लाश की हालत बहुत ही भयावह थी। वहीं पास में एक लड़का यूट्यूब पर लाइव कर रहा था और ये दावा कर रहा था कि पिछले 1 साल में इस नदी में लगभग 15 बच्चों की जान जा चुकी है, मानो इस नदी में कोई भूत छिपा हो जिसे सिर्फ बच्चों का खून चाहिए। ये सब सुनकर मन्नू की मां बार बार यही कह रही थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि इस नदी से मशीनों के जरिए रेत निकालने संड माइनिंग का काम किया जाता है, जिसे सॉफ्टी नाम का एक आदमी संभालता है। सॉफ्टी असल में बेबली नाम की एक औरत के लिए काम करता है, जो फिलहाल जेल में बंद है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 मर्डर केस के इल्जाम में। हमें ये भी पता चलता है कि इस घाट पर बबली का भाई प्रिंस अपनी दहशत फैलाए रखता है। खैर, जैसे ही सॉफ्टी की नजर उस लाश पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि यह हादसा उनके काम में रुकावट पैदा करेगा। दरअसल इन बच्चों की मौत के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि वे गहरी खइयां थीं, जो मशीनों से रेत निकालने की वजह से नदी के अंदर बन गई थीं। बच्चे उन्हीं गड्ढों में फंस जाते थे और अपनी जान गंवा बैठते थे। उसी वक्त जेल से बबली का फोन सॉफ्टी के पास आता है और वो उसे प्रिंस से बात कराने को कहती है। प्रिंस एक बेहद गुस्साइल और संकी किस्म का लड़का था, जिसका एटीट्यूड ऐसा था कि वो कभी भी किसी की भी जान ले सकता था। उसके अंदर इंसानियत या दया नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रिंस अपना बर्थडे धूमधाम से मनाने की तैयारी में था, लेकिन सॉफ्टी उसे बताता है कि पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि घाट पर हुए हादसे की वजह से मामला काफी गरमाया हुआ है। अगर इस वक्त पार्टी की गई तो मुसीबत और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ मन्नू के घर वाले इंसाफ की मांग को लेकर घाट पर मशीनों को घेर कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि उनके बच्चों की मौत की असली वजह क्या है। वे उस यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे थे, जहां मन्नू का मामा कृष्णा बताता है कि 1 साल के अंदर 15 बच्चे मर चुके हैं। वो समझाता है कि ये जो मशीनें दिख रही हैं, यही नदी के अंदर से रेत निकालती हैं, जिससे वहां जानलेवा गड्ढे बन जाते हैं और मासूम बच्चे उनमें फंसकर दम तोड़ देते हैं। जब इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि ये सब करवा कौन रहा है, तो कृष्ण बिना डरे जवाब देता है कि इस जिले में सिर्फ एक ही माफिया है और वो है बबली डीडी। भले ही वो 3 मर्डर केस में जेल में हो, पर उसका सारा काम सॉफ्टी संभालता है और उसका भाई प्रिंस और शशिकांत यहाँ गुंडागर्दी करता है। कृष्णा अभी ये बोल ही रहा था कि तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए प्रिंस और सॉफ्टी के गुंडे वहां धमक पड़ते हैं। उनका मकसद लोगों को डराकर चुप कराना था। उनकी दहशत देखकर वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन कृष्णा अपनी जगह से नहीं हिलता। सॉफ्टी उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर कृष्णा विरोध करते हुए कहता है कि चाहे उसके ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया जाए, लेकिन वो यहाँ से नहीं हटेगा। ये सुनते ही संकी प्रिंस बिना सोचे समझे कृष्ण को गोली मार देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसे खून बहाने में जरा भी हिचक नहीं होती। सॉफ्टी इस बात पर प्रिंस को काफी फटकार लगाता है, क्योंकि सरेआम कत्ल करने से हालात बिगड़ सकते थे। प्रिंस गुस्से में मन्नू की लाश पर भी गोली चलाने वाला होता है, पर उसके आदमी उसे रोक लेते हैं। इसके बाद प्रिंस वहाँ किसी शैतान की तरह तेज म्यूजिक बजाकर नाचने लगता है, जैसे किसी की जान लेना उसके लिए जश्न मनाने का मौका हो। इसके कुछ दिनों बाद कहानी में एंट्री होती है सूबेदार अर्जुन मारिया की। अर्जुन इंडियन आर्मी से रिटायर्ड एक जाबाज सिपाही हैं। उनकी एक बेटी है श्यामा और पत्नी का नाम सुधा था। अर्जुन और उनकी बेटी के बीच रिश्ते
रिश्ते काफी तल्ख हैं। वे एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं और उनके बीच कोई खास जुड़ाव नहीं दिखता। श्यामा अपनी माँ की खातिर ही बस अपने पिता से बात करने की थोड़ी बहुत कोशिश करती है। आज जब अर्जुन श्यामा को लेकर ड्राइव पर निकला था तो उसने गौर किया कि सड़क पर कोई भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा था। रेड लाइट होने के बावजूद लोग धड़ल्ले से गाड़ियां दौड़ा रहे थे, जिससे काफी अफरा तफरी मची हुई थी। हद तो तब हो गई जब ट्रैफिक संभालने वाले कर्मचारी ने खुद अर्जुन से कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आजकल इन रेड लाइट्स को कोई नहीं मानता, आप भी निकल जाइए। पर वो कुछ कहे बिना अपनी बेटी को ड्रॉप करके वहाँ से निकल गया। इसके बाद अर्जुन अपनी स्वर्गवासी पत्नी का बैंक अकाउंट बंद करवाने जाता है। उसकी पत्नी को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन वहाँ भी उसे सरकारी कर्मचारियों का बेहद घटिया रवैया देखने को मिलता है। वे आम जनता को इंसान तक नहीं समझ रहे थे और हर किसी से बदतमीजी से पेश आ रहे थे। वहाँ से निकलकर अर्जुन मिस्टर प्रभाकर से मिलता है। प्रभाकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी अर्जुन, तुम्हारी बेटी ने मुझे कॉल करके बुलाया था पर मैं आ नहीं पाया। तुम्हारी पत्नी का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो कितनी खुश थी कि तुम नई गाड़ी चलाओगे। उसने मुझे फोन करके ये बात बताई थी, पर पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। अर्जुन इस दुखद बातचीत से बचने के लिए जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। प्रभाकर समझ जाता है कि अर्जुन इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो बात पलटते हुए कहता है कि खैर, जिंदगी तो अपने नियम से चलती ही रहेगी। तभी गाड़ी से उतरते वक्त प्रभाकर की नजर सॉफ्टी की गाड़ी पर पड़ती है। वो अर्जुन को इशारा करते हुए कहता है, ये देखो, ये सॉफ्टी भैया हैं। क्या तुम उस कुक नदी के घाट के बारे में नहीं जानते? बाबली दीदी के अंदर में ऐसे ही 5 और रिवर बैंक हैं और ये सॉफ्टी ही उन सब का करता धरता है। अंदाजा है तुम्हें? यहाँ से पूरे देश में बालू रेत सप्लाई होती है। सिर्फ एक घाट से हर दिन लगभग 7.5 मिलियन की कमाई होती है। तुम और मैं अगर अपनी पूरी जिंदगी भी काम करें तब भी इतनी बड़ी रकम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। अर्जुन तंज कसते हुए कहता है, बात खत्म हुई तुम्हारी? जिस पर प्रभाकर जवाब देता है, नहीं, अभी तो तुम्हें यहाँ ज्वाइनिंग दिलवानी है। देखो, एक रिटायर्ड फौजी को बॉडीगार्ड के तौर पर रखना इन लोगों की पसंद होती है। बस आज तुम कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। अगर तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ा तो हमारे 25 वॉचमैन यहाँ रिक्रूट हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ही सही पर बनाए रखना। जब अर्जुन सॉफ्टी के सामने पहुँचता है तो सॉफ्टी उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये बूढ़ा आदमी अपनी देखभाल ठीक से कर पाएगा भी या नहीं? बीपी, शुगर सब कंट्रोल में है ना? प्रभाकर तुरंत बीच बचाव करते हुए कहता है, नहीं सॉफ्टी भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम फिट है। सॉफ्टी पूछता है, आर्मी में किस रैंक पर थे तुम? अर्जुन सादगी से जवाब देता है, सूबेदार। इसके बाद सॉफ्टी अपने आदमी से पूछता है, उस श्यामचरण के बॉडीगार्ड की रैंक क्या थी? आदमी बताता है कि वह सूबेदार मेजर था। सॉफ्टी अब अर्जुन से सवाल करता है, तो बताओ कौन सी रैंक बड़ी है, सूबेदार या सूबेदार मेजर? अर्जुन सच बताते हुए कहता है, सूबेदार मेजर। तभी वहाँ अचानक प्रिंस की एंट्री होती है। वो गुस्से में पागल होकर मन्नू की माँ रंजू को बेरहमी से पीट रहा था। प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू अदालत जाएगी, मेरे खिलाफ शिकायत करेगी। टीवी पर ये सब बोलने की हिम्मत कहाँ से आई तुझमें? तुम्हें टीवी पर आने का बहुत शौक है ना? तुझे तो तेरे भाई के साथ ही मार देना चाहिए था। इन लोगों की रिक्वेस्ट पर तुझे छोड़कर मैंने गलती कर दी। प्रिंस उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था और उसकी हैवानियत साफ झलक रही थी। बात यूँ थी कि अर्जुन ने प्रिंस का बर्ताव देखा तो वो आग बबूला हो गया। उसका तो दिल किया कि प्रिंस को वहीं खत्म कर दे। उसने साफ कहा कि जब तक वो खुद न कहे, रंजू को बाहर न निकाला जाए। बाद में प्रिंस ने अर्जुन से पूछा, वो लाल जिप्सी किसकी है? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, मेरी। ये सुनते ही प्रिंस भग गया, तेरी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी होनी चाहिए। चाबी दे, जल्दी चाबी निकाल। अर्जुन बस चुपचाप उसे आंखें तरेर कर देखता रहा। प्रिंस और आग बुला हो गया, अरे साले, तू क्या मुझे आंखें दिखा रहा है? तभी सॉफ्ट बीच में बोल पड़ा, उससे क्यों परेशान कर रहे हो? ये बॉडीगार्ड है, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है। प्रिंस कुछ और कहता, उससे पहले ही बबली दीदी का फोन आ गया और वो वहाँ से खिसक लिया। जाते जाते प्रभाकर ने अर्जुन को एक बार फिर समझाया, बस एक दिन के लिए मेरे लिए सही, कोई गलती मत करना, खुद को कंट्रोल में रखना प्लीज। मैं कानपुर से आ रहा हूँ, बस एक दिन की बात है। इतना कहकर प्रभाकर चला गया। उधर अर्जुन ने देखा कि कैसे रंजू को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। दूसरी तरफ कॉलेज में श्यामा ने एक लड़के को जमकर थप्पड़ जड़ दिया और उसका वीडियो बना लिया। वो लड़का रोज उसे इनबॉक्स में बेहुदा वीडियो भेजकर परेशान करता था। श्यामा में इतनी हिम्मत थी कि उसने सबके सामने उसे उसके करतूत की सजा दी। इधर अर्जुन गाड़ी चला रहा था और प्रिंस अपने दोस्त सॉफ्ट और अपने लोगों के साथ बैठा था। प्रिंस लगातार अर्जुन को नीचे दिखा रहा था, ताने मार रहा था। एक पल तो अर्जुन का दिल किया कि कार कहीं सुनसान जगह पर रोककर प्रिंस को सबक सिखा दे, लेकिन उसने फिर भी अपने आप पर काबू रखा। इसके बाद प्रिंस बबली से मिलने पहुंचा। उसने बबली से कहा, मान, मैं उस माँ बेटे को पकड़ लाया हूँ, आप कहे तो उन्हें वहीं दफना दूं। बबली ने अपने वकील आदबेश से पूछा, आदबेश, मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ? आदबेश बोला, दीदी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके आपको बाहर निकलवा दूंगा। बबली ने झल्लाते हुए कहा, कोशिश? बैठे बैठे
कौवे उड़ाने का काम करो तुम, कुछ तो काम हो रहा होता। आदबेश ने जवाब दिया, दीदी असल में वो गोली जिसका इस्तेमाल आपने किया था वो गायब है। मैं उसी के आधार पर केस लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिंस भैया ने जिस लड़के को मारा उसके शरीर से भी वही गोली बरामद हुई है। ये मैं नहीं, रिपोर्ट कह रही है। प्रिंस बीच में बोल पड़ा, तो वकील का काम क्या है? रिपोर्ट बदल दो, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बबली गुस्से से भग गई। चुप रह, अगर तू मेरे मरे हुए बाप की नाजायज औलाद न होता तो मैं तुझे पहले ही मिट्टी में मिला देती। उस एक लड़के को मारने के लिए तुझे वही बंदूक इस्तेमाल करनी थी। सॉफ्ट, मेरी कोर्ट हियरिंग से पहले मैं और कोई झमेला नहीं चाहती। याद रखना, उस मां बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना कोई, और उन्हें भागने भी मत देना। जेल के बाहर निकलते ही सॉफ्ट ने अपने आदमी गुड्डू से पूछा, वो सिपाही अर्जुन कहाँ है? गुड्डू बोला, वो तो चला गया। बोला, उसके हाथों में खुजली हो रही है। प्रिंस वकील आदबेश की वजह से अपमानित महसूस कर रहा था। उसने गुस्से में आकर वकील को खेत में ले जाकर बांध दिया और झूलते छोड़ दिया। उधर अर्जुन रात को टीवी पर कृष्णा मर्डर केस की खबर देख रहा था। एंकर कह रहा था, जहां एक तरफ चश्मदीद कृष्णा की बहन के इंटरव्यू के बाद से ही वो गायब है, वो कहाँ है और कैसे है ये कोई नहीं जानता। क्या प्रशासन इसका जवाब दे पाएगा? अगले दिन अर्जुन ने श्यामा को दूध पिलाने दिया। उसने कॉलेज के लिए उसका टिफिन भी तैयार किया। श्यामा ने देखा कि उसकी माँ के बनाए हुए अचार के कुछ डिब्बे अभी भी रखे हैं। उन्हें देखकर उसे अपनी माँ की और भी याद आ गई। बोली, माँ हमेशा दूध में बादाम पाउडर मिलाती थी। इतना कहकर वो बिना दूध पिए ही वहाँ से चली गई। अर्जुन ने उन अचार के डिब्बों को ऊपर रख दिया। उसे भी अपनी पत्नी की याद आने लगी। सच में वो दोनों उसे बहुत याद करते थे। ऋषु श्यामा चली गई। अगले दिन अर्जुन फिर बैंक ऑफिस गया अपनी पत्नी का अकाउंट बंद कराने। आज वो जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था वहाँ प्रिंस अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहता था। उसके लोगों ने अर्जुन से कहा, गाड़ी हटाओ, ये प्रिंस साहब की पार्किंग है। लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। तभी प्रिंस वहाँ आ गया। क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं हटा रहे? अर्जुन ने कहा, देर हो रही है। प्रिंस बोला, मुझे भी देर हो रही है, मुझे हेयर स्टाइल करवाना है, जल्दी हटाओ। अर्जुन ने शांति से कहा, गाड़ी कहीं और पार कर लो। यहीं क्यों पार करनी है? प्रिंस भग गया। मेरी गाड़ी हमेशा यहीं खड़ी होती है। अरे ये क्या, सुधा नाम? ये तुम्हारी बीवी का नाम है या किसी और का? ये कहकर वो हंसने लगा और फॉर्म को जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन फिर भी कुछ न बोला। उसने चुपचाप फॉर्म उठाया और वहाँ से जाने लगा। प्रिंस ने आगे कहा, तुम मेरे बाप की उम्र के हो इसलिए तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन तुम देखो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अर्जुन ने रुककर पूछा, तो तुम्हारे बाप का नाम क्या है? प्रिंस बोला, मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो सुनो, ललन प्रताप सिंह। अर्जुन ने पूछा, तो ये रास्ता तुम्हारे बाप के नाम पर लिखा है? प्रिंस ने व्यंग्य से कहा, अच्छा जाओ सूबेदार, भावुक करने की जरूरत नहीं है। अरे ओ, तुम लोग इनकी जिप्सी गाड़ी का ख्याल रखना, कहीं उसमें दाग न लग जाए। अर्जुन समझ गया कि उसे उसकी गाड़ी खराब करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने ऑफिस में घुस गया। आज फिर से उसके साथ वैसा ही बर्ताव हुआ। अचानक से फॉर्म पर चाय गिर गई। बाबू ने उससे कहा, जाओ कल फिर से भर कर आना। अर्जुन बोला, हर रोज एक ही बात कहते हो, आज आप ही फॉर्म भर दीजिए। वो आदमी बुरी तरह भग गया। बोला, अंकल आना। अर्जुन का दिल किया कि उस आदमी के हाथ तोड़ दे, लेकिन किसी तरह उसने खुद को रोका और बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा तो उसकी गाड़ी पर गहरी खरोंच लगी हुई थी। शीशा टूटा हुआ था और सबसे बड़ी बात, सीट के ऊपर प्रिंस ने पेशाब कर दिया था। समझ जाइए कितना बदतमीज और गनवार लड़का है। ये गाड़ी अर्जुन की पत्नी सुधा की यादों से जुड़ी थी। उसकी पत्नी की बेहद पसंदीदा गाड़ी थी। उसकी तस्वीर भी लगी थी। अब ये अपमान अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने एक एक करके प्रिंस के सभी आदमियों को जमकर पीटा। डर के मारे उन्होंने कहीं प्रिंस को बुला लिया। प्रिंस आते ही उसने बंदूक तान दी, लेकिन अर्जुन एक सेकंड भी नहीं रुका। उसने प्रिंस को गर्दन से पकड़कर घसीटा और डिटर्जेंट पाउडर दिलवा कर लाया। फिर उसे डोल दिखाते हुए बोला, कपड़े खोल और पूरी गाड़ी साफ कर। प्रिंस अब मुसीबत में फंस गया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अर्जुन की हर बात मानी और गाड़ी साफ की। इसके बाद जब अर्जुन जाने लगा तो प्रिंस ने गुर्राते हुए कहा, मैं तेरे पीछे आऊंगा बूढ़े। अर्जुन ने मुकर बड़े ही विस्तार से अपने घर का पता बताया। आखिर में उसने प्लॉट नंबर भी बोला, 143 सुधा निवास। और अगर फिर भी रास्ता भूल जाए तो आसपास किसी से भी मेरा नाम पूछ लेना, वो अपनी जिम्मेदारी पर तुझे मेरे घर तक पहुंचा देंगे। जानो निहाल, अपने घर जा, तेरी माँ शायद तेरी राह देख रही होगी। ये कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। उधर कॉलेज में श्यामा जिस लड़के रणबीर को सबक सिखाया था, वो अगले दिन पानी की बोतल में एसिड भरकर लाया और श्यामा के मुंह पर दे मारा। फिर बोला, आज तो ये पानी था लेकिन कल सच में एसिड होगा, इसलिए कह रहा हूँ उस वीडियो को अपलोड करने की गलती मत सोचना। तभी वहाँ श्यामा का बॉयफ्रेंड राजन आ गया और उससे झगड़ा करने लगा, लेकिन श्यामा ने उसे रोका। राजन रुको, ये मेरी लड़ाई है, तुझे यहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हीरोइन खुद संभाल लेगी। इधर प्रिंस को इस हालत में देखकर सॉफ्ट हैरान रह गया। उसने पूछा उसे क्या हुआ। प्रिंस ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे एक बूढ़े आदमी को उसकी बेटी के सामने ही पीटना शुरू कर दिया।
बाद में उसने अपनी बंदूक भी ढूंढी, लेकिन वो नहीं मिली। असल में वो बंदूक गलती से अर्जुन उठा लाया था। उसी रात प्रभाकर अर्जुन के घर आया। बोला, क्या जरूरत थी ये हीरोगिरी करने की? गाड़ी पार्किंग की बात थी एन, कहीं और पार्क कर लेते तो क्या बड़ी समस्या हो जाती। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो? ऐसा नखरा रखे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बबली दीदी के भाई को बीच सड़क पर पीट दिया। समझ रहे हो कितना भयानक काम कर दिया? अर्जुन बोला, तो और क्या करता? उसने जो गंदगी की थी मैंने वो साफ की। उसकी गंदगी मैंने उसी से साफ करवाई। प्रभाकर बोला, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये लोग कौन हैं? ये कोई मामूली गुंडे नहीं हैं, ये एक पूरा गैंग है। अर्जुन बोला, हाँ तुम्हें तो बहुत अंदाजा है, फिर भी तुमने इनसे हाथ मिला रखा है। इतना अपमान सहने के बाद तुम कह रहे हो मुझे भी इन सब में शामिल होना पड़ेगा। प्रभाकर बोला, हाँ सिर्फ गर्व करने लायक मेडल तुम लेकर घूम रहे हो ना? अर्जुन बोला, देखो मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम ये सब सोच रहे हो। प्रभाकर बोला, हाँ सॉरी, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा घर बार बच्चे सब यही हैं, इसलिए हमें यहीं रहना होगा। ये शहर है। अर्जुन बोला, शहर के लिए बुलेट ली है तो क्या अब अपमान भी सहना पड़ेगा? प्रभाकर ने समझाया, जितनी जल्दी हो सके सोल्जर वाली सोच से बाहर निकलना होगा, रियल लाइफ को एक्सेप्ट करना होगा। अर्जुन भावुक हो गया। मैंने इंडियन आर्मी को 25 साल यानी 9125 दिन दिए और सुधा ने मुझे सिर्फ 700 दिन दिए, लेकिन मैं उसके किए का कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाया। वो दिन रात अचार बेचती थी, कपड़े सिलती थी, ताकि एक सूबेदार अपनी जिप्सी में बैठ सके। इसलिए अगर किसी ने उस गाड़ी को हाथ भी लगाया तो मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। प्रभाकर ने ये सुनकर कहा, भाई प्लीज समझने की कोशिश कर, इस तरह से तू ठीक से रह नहीं पाएगा, उनसे समझौता कर ले। सॉफ्टी ने मुझे 2 बार फोन किया है। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। ऐसे कुत्तों के झुंड से वो 1 सेकंड का समझौता नहीं करेगा। बातें तो दूर की बात है। इतना कहकर उसने सुधा के बनाए आचार का एक डिब्बा देकर प्रभाकर को विदा किया। प्रभाकर ने जाते जाते कहा, रात को प्रिंस के लोग हमला कर सकते हैं, बैकअप चाहिए तो पहले बता देना। अर्जुन बोला, जब बॉर्डर पर था तब क्या कभी बोला था, तो आज क्यों बोलूंगा? प्रभाकर ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ तुम तो हीरो और मैं जीरो। ये कहकर वो चला गया। उस रात अर्जुन अकेले में सुधा को याद करके फूट फूट कर रोया। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन सोल्जर होने की वजह से उसके साथ कभी वक्त नहीं बिता पाया। फिर भी सुधा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, उल्टा उसने एक गाड़ी तोहफे में दी थी। आज खाने की मेज पर बैठे अर्जुन ने श्यामा से पूछा, सब ठीक है? लेकिन श्यामा ने उसे कॉलेज में रणबीर वाली परेशानी के बारे में नहीं बताया। उसने बस कहा, हाँ सब ठीक है। अर्जुन ने भी कहा, हाँ सब ठीक है। उसने भी प्रिंस से मारपीट करने की बात नहीं बताई। उन दोनों में वो दोस्ताना बाप बेटी का रिश्ता ही नहीं था कि एक दूसरे से अपनी परेशानी शेयर करते, इसलिए एक दूसरे से वो कुछ नहीं कहते, बस कहते हैं सब ठीक है। उसी रात अचानक आवाज सुनकर अर्जुन बाहर निकला। उसे लगा प्रिंस के लोग उसे मारने आए होंगे, लेकिन वो रणबीर और उसके साथी थे। वो श्यामा को नाम लेकर पुकार रहे थे। श्यामा ऊपर से सब सुन रही थी और अर्जुन सारी रात बंदूक लेकर जागता रहा। सुबह उठकर देखा तो प्रिंस और उसके लोग शराब की बोतलें इधर उधर फेंक रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन ने श्यामा से बार बार पूछा कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन श्यामा बाथरूम से ही नहीं निकली। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर निकली और सीधे रणबीर के घर चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने रणबीर की मां से कहा, आपका बेटा बहुत फेमस होना चाहता है, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ही बता दूं। फिर रणबीर से बोली, उस वीडियो को पब्लिश होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। तूने रात को मेरे घर आकर जो किया ये उसी का नतीजा है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उधर बबली ने प्रिंस को पिटने का वीडियो देखा और उसे खूब अपमानित किया। फिर सॉफ्टी से बोली, माना इज्जत तो गई, लेकिन उसके साथ वो बंदूक भी गई जो मेरे खून का सबूत थी। सॉफ्टी बोला, दीदी मैं उसे वापस लाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बस इतना निवेदन करूंगा कि मुझे मेरे तरीके से काम करने दीजिए। प्रिंस सोल्जर के घर के सामने बोतलें तोड़कर पेशाब करके आया है। प्रिंस बोला, तो क्या करता, मिठाई छोड़ आता? सॉफ्टी ने कहा, हर बात में पर्सनल अटैक लेना जरूरी नहीं है। दीदी को बेल दिलाने के लिए वो बंदूक चाहिए। इसी बात पर प्रिंस और सॉफ्टी में झगड़ा हो गया। बबली ने प्रिंस का कान पकड़कर कहा, जब मेरी माँ मरी थी तो उनके चांदी के गहने पिघलाकर वो बंदूक बनाई गई थी उनकी याद में। फिर उसमें मेरे बाप लालन प्रताप सिंह का नाम भी लिखवाया था, लेकिन तू ये सब नहीं समझेगा क्योंकि वो तेरी मां नहीं थी। मुझे वो बंदूक चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके। दूसरी तरफ अर्जुन थाने पहुंचा बबली दीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने, लेकिन पुलिस ने कहा दीदी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता। आप अच्छा किया उसके भाई को पीट कर। वो लड़का तो हम सबका जीना मुहाल कर रखा है। उसके खिलाफ 2 मर्डर के केस लंबित हैं। प्रभाकर बोला, प्लीज शिकायत लिख लीजिए। पुलिस ने कहा, अरे प्रभाकर भाई, तो फिर बताओ क्या लिखूं यहाँ? थाने से बाहर निकलते ही सॉफ्टी ने प्रभाकर को फोन किया। प्रभाकर ने अर्जुन से कहा, देख फिर फोन कर रहा है।
तेरे पास बंदूक है तो वापस कर दे प्लीज, बेवजह झमेला मत लेफ्टिनेंट। अर्जुन बोला, बंदूक तो है लेकिन ये कोई कर्ज नहीं कि वापस करनी पड़े। प्रभाकर बोला, ये हीरो बहुत हो रहा है अब। अर्जुन बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। बाहर निकला तो देखा उसकी गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से घेर कर ब्लॉक कर दिया गया है। तभी दीदी के आदमी मुन्ना का फोन आया, गाड़ी हटा लो इधर से। देखो दीदी का आदमी बोल रहा हूँ मुन्ना। अर्जुन गया और मुन्ना से गाड़ी हटाने को कहा। मुन्ना बोला, नहीं हटाऊंगा तो क्या कर लेगा। उसी वक्त प्रिंस आ गया और बोला, ये तुझे पीट कर ही रहेगा। मुन्ना, और क्या कर सकता है ये। अर्जुन ने मुन्ना को अच्छे से समझाकर गाड़ी हटाने को कहा। प्रिंस ये देख बोला, वाह, यहाँ तो ये रिश्ते बना रहा है, मुझे तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। क्या थाने में भी पुलिस ने ऐसे ही तवज्जो नहीं दी, FIR नहीं की ना। अर्जुन ने कहा, देखो गाड़ी हटाओ, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। प्रिंस बोला, पहले बंदूक वापस करो फिर सब होगा। अर्जुन ने पलटकर जवाब दिया, क्यों, खो गई क्या। तुम्हारा तो विभाग के ऊपरी महलों में हाथ है, जाकर FIR तो करवा लो। अर्जुन का इतना तेज देख प्रिंस को बुरा लगा। उसने मुन्ना से कहा गाड़ी पर दाग लगाने को। मुन्ना ने गाड़ी पर खरोंच भी लगा दी और धक्का भी दे दिया। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। जैसे अर्जुन रुकने वाला नहीं था, उसने पीछा करके मुन्ना को पकड़ लिया और उसकी गाड़ी के सारे शीशे दरवाजे तोड़ दिए, आईना तोड़ दिया। वहाँ बैंक वाला बाबू भी था जो बार बार अर्जुन को कल आना कहता था। उसी के बैग की चाबी से अर्जुन ने गाड़ी पर खरोंच लगवाई थी। जब वो बाबू अपनी चाबी वापस मांगने लगा तो अर्जुन ने उससे भी वही कहा, कल आना। ये कहकर वहाँ से चला गया। इधर श्यामा ने वो वीडियो अपनी कॉलेज प्रिंसिपल को दिखाया। प्रिंसिपल ने उन लड़कों को जमकर डांटा और श्यामा से वीडियो डिलीट करने को कहा, क्योंकि इससे कॉलेज की बदनामी हो सकती थी। इस बात पर श्यामा बहुत गुस्सा हो गई और सीधे बाहर आ गई। तभी वहाँ राजन ने उसका हाथ पकड़कर बात करने की कोशिश की। श्यामा पहले से ही गुस्से में थी, इसलिए उसने हाथ छुड़ाया और वहाँ से चली गई। ये सब दूर से देख अर्जुन को लगा कि प्रिंस के लोग श्यामा को परेशान कर रहे हैं। बिना कुछ सुने समझे उसने हेलमेट उठाया और राजन को पीटना शुरू कर दिया। राजन के सिर में चोट लगी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। फिर क्या था, अर्जुन को थाने ले जाया गया। जब श्यामा को ये सब पता चला तो वो बुरी तरह आग बुला हो गई। वो सीधे थाने गई और अपने बाप से बोली, तुमने उसे क्यों मारा, वो मेरा दोस्त था। तुमने उसे इतना मारा कि उसके सिर में गंभीर चोट आई। उसने क्या किया था, बताओ, क्यों मारा उसी। अर्जुन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने प्रभाकर से बस इतना कहा, मुझे घर ले चलो। दूसरी तरफ प्रिंस के लोग अर्जुन के घर की तलाशी ले रहे थे बंदूक ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। अगले दिन अर्जुन को थाने से रिहा कर दिया गया क्योंकि राजन के परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने कहा, आप लकी हैं इस बार, अगर उस लड़के के घर वालों ने एक बार FIR कर दी होती तो इतनी आसानी से छूटना मुश्किल था। अर्जुन थाने से सीधा राजन को देखने अस्पताल पहुंचा। वो बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। राजन ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी श्यामा ने मुझे बताया था कि मेरे पापा बहुत सख्त हैं, लेकिन इतना सख्त कि मैं इस तरह से पिटूंगा ये नहीं सोचा था। कल रात श्यामा यही थी, आप उससे बात कर लीजिए अगर हो सके तो। अर्जुन ने देखा इतना मारने के बाद भी राजन उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अर्जुन ने प्यार से राजन के सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। घर आया तो देखा प्रिंस के लोग सब कुछ तोड़ फोड़ कर चुके थे। श्यामा ने उसे देखा और बोली, अब भी तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। इतना कहकर वो बस स्टैंड चली गई। वहाँ अर्जुन पहुँचा और जूतों का एक पैकेट उसे पकड़ाते हुए बोला, ये जूते रख लो। श्यामा ने पूछा, साइज किसने बताया। प्रभाकर चाचा ने। अर्जुन बोला, तुम वापस चलोगी तो हम बात करेंगे। श्यामा ने सवालों की बौछार कर दी, किस बारे में बात करूं। पापा देखो तुम क्या कर रहे हो और उस दिन क्या कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने उस दिन तुम्हें कई बार फोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। माँ को उस दिन मैं अकेले ही स्ट्रेचर पर लेकर गई थी। पापा तुम मेरे बारे में कितना जानते हो, क्या तुम जानते हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद। अच्छा ये बताओ मेरे जूते की साइज कितनी है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। माँ तो तुम्हारे बारे में 24 घंटे मुझे बताती थी, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। लेकिन तुम्हारी जंग की कहानियाँ भी मुझे किसी और से सुननी पड़ी, चाहे वो बॉर्डर की हो या शहर की। आज मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। माँ कहती थी ना मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो गई हूँ, मैं बातें भी बिल्कुल तुम्हारी तरह करती हूँ। ये सब सुन अर्जुन बोला, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अब जाओ। श्यामा बोली, मैं वापस आकर हॉस्टल में रहूंगी, अब से तुम अपने ढंग से रहो, मैं अपने ढंग से। इतना सब कहने पर भी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप घर लौट आया। घर आकर अर्जुन सफाई कर रहा था, तभी उसके हाथ लगा वो अखबार जिसमें सुधा की मौत की खबर छपी थी। दरअसल सुधा की मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हुई थी। वो उसे ही देख रहा था। अगले दिन का दृश्य, अर्जुन प्रिंस और सॉफ्टी से मिलने गया। सॉफ्टी ने बबली को फोन लगाया और अर्जुन से बात करने को कहा। बबली ने पहले कुछ बेहुदा बातें की, फिर बंदूक के बारे में पूछा। प्रभाकर ने बीच में कहा, वो समझौता कराने आया है। और बंदूक के बारे में हमें लगा था प्रिंस ने घर की तलाशी के दौरान वो ले ली होगी।
बबली बोली, अगर उसे मिल गई होती तो हम इतनी कहानी क्यों कर रहे होते। मुझे बंदूक चाहिए, इसलिए चुपचाप दे दो। अर्जुन ने कहा, बंदूक मेरे पास नहीं है। और सच में अर्जुन को बंदूक अपने घर में नहीं मिली थी। उसे लगा प्रिंस ही घर की तलाशी के दौरान ले गया होगा। प्रिंस बोला, ये नाटक बंद करो, बंदूक कहाँ है, बता। अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ ये सब खत्म करने आया हूँ। प्रिंस बोला, खत्म करने? शुरू किसने किया था? अर्जुन ने पूछा। ये तुम खुद बखूबी जानते हो कि ये सब तुमने किया था। प्रिंस ने ऐंठ कर कहा, हाँ मैंने किया था। अर्जुन बोला, तो और किसने किया? देखो, मैं एक सोल्जर हूँ, गोली तो मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कह रहा हूँ यहीं रुक जाओ और ज्यादा बदमाशी मत करो। प्रिंस ने तंज कसा, ओ तुमने कहा और मैं मान गया, तो मैं रुक जाऊंगा। अगर जो मैंने तुम्हारी गाड़ी के साथ किया था वो तुम्हारे चेहरे के साथ करूँ तो? इस बात के बाद अर्जुन समझ गया कि इस लड़के को समझाना बेकार है, अब सीधे एक्शन लेना होगा। फिर वहाँ भीषण फाइट शुरू हो गई। अर्जुन ने प्रिंस और प्रभाकर को बांधकर वहीं छोड़ दिया और उसके सारे आदमियों को जमकर पीटा। इसके बाद अर्जुन ने वहाँ से रंजू और उसके बेटे को आजाद करा लिया। ये सारी खबर जेल में बबली तक पहुँची। वो बेचैन हो उठी। अर्जुन रंजू को एक सुरक्षित जगह पर ले आया। रंजू ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों जिंदा रखना चाहते हो? अर्जुन बोला, सुबह होने दो, फिर बात करेंगे। रंजू बोला, सुबह होते ही मुझे मेरे गांव छोड़ दो। अर्जुन ने समझाया, देखो कोर्ट हियरिंग से पहले तुम सुरक्षित नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। रंजू बोला, सुरक्षित? तो हम सुरक्षित हैं ही कहाँ? अर्जुन चुप हो गया। इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। उधर बबली ने सॉफ्टी से पूछा, क्या कहा तूने? वो मान बेटे को ले गया? सॉफ्टी बोला, हाँ समझौता करने आया था, कर लेते तो क्या परेशानी थी। अब देखो उसके गुस्से की वजह से ये सब हुआ, अब संभालो। बबली गुस्से में बोली, तू कह रहा है मैं संभालूं? तुम एक काम करो, एक दूसरे को जूते मारो। फिर सॉफ्टी को प्रिंस ने जूते मारना शुरू कर दिया और सब कुछ के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। बाद में प्रिंस ने बबली से कहा, अब वो दिखाएगा कि इस केस को कैसे हल करना है। अब वो किसी की नहीं सुनेगा, जो करेगा अपने मन से करेगा। सॉफ्टी इतना अपमान सहने के बाद बहुत गुस्से में था, लेकिन वहाँ उसने कुछ नहीं बोला। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बहुत हो गया, अब वो कुछ करके रहेगा। अब वो प्रिंस के सामने और अपमानित नहीं होना चाहता। इधर प्रभाकर अर्जुन से मिला और बोला, उसने श्यामा मुझसे कुछ कहा। अर्जुन बोला, वो मुझसे बहुत नाराज है, फोन किया था उठाया भी नहीं। प्रभाकर बोला, उसे थोड़ा वक्त दे, बाद में समझ जाएगी। अर्जुन बोला, उसका कोई दोष नहीं, दोष मेरा ही है, मैं उसे कभी समझा नहीं पाया। दरअसल जिस दिन सुधा का एक्सीडेंट हुआ था, अर्जुन एक मिशन पर था। उसके पास कई बार फोन आए, लेकिन जैसे ही वो रिसीव करके बात करने की कोशिश करता, वहाँ ब्लास्ट हो जाता, इसलिए वो बात नहीं कर पाया। जब वह देखता है मिशन में व्यस्त हो गया, इसी वजह से वो अपने साथ उठा ले जाता है। खबर मिस कर गया। श्यामा उसे अस्पताल ले जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसके बाद सुधा चल बसी। ये सब बातें श्यामा ने वॉइस मैसेज के जरिए अर्जुन को बता दी थीं। इस गिल्ट से आज तक अर्जुन बाहर नहीं निकल पाया था। शायद इसीलिए उनके बाप बेटी के रिश्ते में और दूरियां आ गईं। उस दिन अर्जुन की जो हालत थी, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह चाहता तो अपनी पत्नी के पास लौट सकता था, लेकिन उस वक्त उसके सामने देश की जिम्मेदारी थी और एक फौजी कभी अपना फर्ज नहीं छोड़ता। खैर, इसके बाद अर्जुन प्रभाकर से कहता है, आज मैं श्यामा को लेने बस स्टैंड जा रहा हूँ, और सुनो, अगर मैं किसी वजह से वापस न लौट पाऊँ तो कॉल करना और न ही मेरा कॉल उठाना। आज मैं अपनी बेटी के साथ सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा। बस स्टैंड पहुँचता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में रणबीर और उसके गुंडे श्यामा को किडनैप कर लेते हैं। अर्जुन ये देखते ही अपनी गाड़ी उनके पीछे दौड़ा देता है। तभी अचानक प्रिंस के लोग बीच में आ जाते हैं और अर्जुन की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवा देते हैं। प्रिंस का इरादा तो उसे जान से मार देने का था। दूसरी तरफ रणबीर उस वीडियो का बदला लेने के लिए श्यामा को उठा लाया था, लेकिन अर्जुन को इस बात का अंदाजा नहीं था। अर्जुन को लग रहा था कि श्यामा को प्रिंस के लोगों ने अगवा किया है। रणबीर श्यामा के साथ दरिंदगी करने और उसे वहीं जिंदा गाड़ने की बात करता है। उसकी ये बातें सुनकर उसका एक दोस्त सहम जाता है और मना कर देता है कि वह इस घिनौने खेल में शामिल नहीं होगा। रणबीर अपने उस दोस्त को मनाने के लिए बाहर जाता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर श्यामा से अपना बदला लेना चाहता था। इधर प्रिंस अधमरे अर्जुन को बेरहमी से पीटते हुए चिल्ला रहा था, बोल बंदूक कहाँ है और वो मान बेटा कहाँ छुपे हैं। अर्जुन लहूलुहान हालत में बस एक ही बात दोहराता है, पहले बता मेरी श्यामा कहाँ है, वरना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्रिंस ये सुनकर चक्र जाता है, अबे ये श्यामा कौन है? एक्सीडेंट की वजह से तेरा दिमाग हिल गया है क्या? मैं पूछ रहा हूँ रांझू कहाँ है, वो बता। प्रिंस गुस्से में अर्जुन को इतना पीटता है कि उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उधर रणबीर और उसके दोस्त श्यामा के साथ गलत काम करने और उसका वीडियो बनाने के इरादे से अंदर आते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि श्यामा एक सोल्जर की बेटी है।
भले ही उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उस जाबाज लड़की ने अकेले ही उन सब लड़कों से डटकर मुकाबला करना शुरू कर दिया। श्यामा किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं थी और किसी तरह वहाँ से बचकर बाहर निकल आती है। तभी श्यामा अपने बैग से वो बंदूक निकालती है। जी हाँ, वही बाबली की बंदूक जो प्रिंस को उस दिन घर की तलाशी में नहीं मिली थी, उसे श्यामा ने अपने बैग में छिपा लिया था। श्यामा बंदूक तानकर उन लड़कों से कहती है, क्या हुआ, अब क्या मैं ओपन फायर करूं? श्यामा का ये खूंखार रूप देखकर वे लड़के थर थर कांपने लगते हैं और वहाँ से दम दबाकर भाग जाते हैं। इधर जेल में सॉफ्टी बाबली से मिलने आता है और कहता है, दीदी, इतने सालों से मैंने आपके लिए काम किया, क्या कभी आपको किसी काम के लिए रोका? बाबली चिकर कहती है, साफ साफ बोल, क्या जानना चाहता है? सॉफ्टी पूछता है, क्या आपने अर्जुन की बेटी को उठवाया है? माहौल बहुत गर्म है दीदी, ऊपर से अब आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। बाबली अहंकार में कहती है, नहीं मिल रहा तो न सही, तुम भी जाओ, कहीं छुप जाओ। सॉफ्टी उसे आखिरी चेतावनी देता है कि वह खुद को और अपने बदतमीज भाई को संभाल ले, वरना अंजाम बुरा होगा। बाबली उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इस बार सॉफ्टी झुकता नहीं। वह उसे नाम से पुकार कर कहता है, ये बाबली, मैं आज भले ही गुंडा नहीं हूँ, पर मैं कुछ भूला भी नहीं हूँ, इसलिए संभल जाओ। वही दूसरी तरफ प्रिंस अर्जुन के फोन से प्रभाकर को कॉल करता है। अर्जुन ने पहले ही मना किया था, इसलिए प्रभाकर कॉल नहीं उठाता। प्रिंस तंज कसता है, कैसा दोस्त है तेरा, फोन ही नहीं उठा रहा। तभी श्यामा का कॉल आता है। वह घबराकर पूछती है, पापा आप कहाँ हो? प्रिंस फोन उठाकर कहता है, तेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ आकर उससे मिल लेफ्टिनेंट। प्रिंस के लोग श्यामा को उठा लाते हैं और उसके बैग से वह बंदूक भी मिल जाती है। प्रिंस को लगता है कि अब उसने बाजी जीत ली है और वह अर्जुन को जलील करने लगता है। तभी प्रभाकर का कॉल आता है। वह अर्जुन से बात करना चाहता है। प्रिंस फोन अर्जुन के कान पर लगाता है। प्रभाकर पूछता है, सब ठीक है? अर्जुन कहता है, हाँ सब ठीक है। प्रिंस प्रभाकर को चुनौती देता है, अब तू आएगा या मैं आऊँ? इसके बाद प्रिंस अर्जुन और श्यामा को एक गाड़ी में बांधकर खाई के ऊपर आधा लटका देता है। मौत को सामने देखकर श्यामा कहती है, मान कहती थी कि आप मुसीबतें मोल लेने के एक्सपर्ट हो। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी माँ बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी, क्योंकि मेरे सामने वो तुम्हारी बुराई करती थी। दोनों बाप बेटी के बीच की करवाहट खत्म होने लगती है। श्यामा मजाक में कहती है, कहीं ये मम्मी का ही प्लान तो नहीं कि ऊपर वो बोर हो रही हैं, तो हम दोनों को भी बुला लें। तभी प्रिंस उन्हें बाहर खींच लेता है, क्योंकि उसने प्रभाकर को भी पकड़ लिया था। वह रांझू और उसके बेटे को जिंदा दफनाने की तैयारी शुरू कर देता है। प्रिंस अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह अब किसी को नहीं बचा पाएगा। अर्जुन को रांझू की बात याद आती है कि प्रिंस जैसे लोगों से कोई सुरक्षित नहीं है। अर्जुन अचानक एक तरफ जाने लगता है। प्रिंस चिल्लाता है, कहाँ जा रहा है बुद्धिल सूबेदार? मैदान छोड़कर भाग रहा है। श्यामा प्रिंस के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है कि उसके पापा को कुछ न करे। प्रिंस जैसे ही श्यामा पर गोली चलाने वाला होता है, प्रभाकर बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। प्रभाकर वहीं दम तोड़ देता है। प्रभाकर की मौत देखकर अर्जुन का दिमाग घूम जाता है। वह सुन्न पड़ जाता है और एक तरफ बढ़ने लगता है। प्रिंस उसका पीछा करते हुए उसे एक सुनसान जगह ले आता है। वहाँ अर्जुन और प्रिंस के बीच खूनी भिड़ंत होती है। अर्जुन उसे जान से मारने ही वाला होता है कि प्रिंस उसकी आंखों में धूल झोंक देता है। वह अर्जुन को घसीटते हुए प्रभाकर की लाश के पास लाता है और आखिरी गोली मारने की बात करता है। अर्जुन बार बार प्रभाकर की लाश की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, सोल्जर रेडी हो गया है। प्रिंस हंसते हुए कहता है, क्या बड़बड़ा रहा है बुड्ढे, जोर से बोल। अर्जुन दहाड़ कर चिल्लाता है, सोल्जर रेडी। तभी एक जोरदार गोली प्रिंस के पैरों के पास आकर लगती है। ये नान्ना नाम का फौजी था। साथ ही प्रिंस की सारी गाड़ियों के टायर पंचर कर दिए जाते हैं। नान्ना कहता है, यह निशाना चूका नहीं था, बल्कि वार्निंग थी। तेरे जैसे लोग फौजी की गोली के लायक नहीं हैं। सूबेदार अर्जुन का अपमान करने से पहले तुम्हारी कब्र में खोद दूंगा। अर्जुन बताता है कि उसने थोड़ा वक्त इसलिए लिया ताकि वह अपने पुराने फौजी साथियों को इकट्ठा कर सके। तभी वहाँ कई रिटायर्ड फौजी अपनी बंदूकों के साथ आ जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में जो ट्रक हमने देखा था, उसमें यही जाबान सिपाही थे। प्रिंस घबराकर सॉफ्टी को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन जेल में सॉफ्टी ने बाबली को हर देकर मार दिया था। सॉफ्टी गुड्डू से कहता है कि प्रिंस को अकेला छोड़ दो और वहाँ से निकल आओ। प्रिंस अकेला पर जाता है। अर्जुन कहता है, मैं तुझे मार सकता हूँ, पर मैं तेरे जैसा गिरा हुआ नहीं हूँ। वह रांझू को उसके सामने लाता है। रांझू अपने साथ हुई दरिंदगी का बदला लेने के लिए प्रिंस को थप्पड़ मारती है और उसे उसी गड्ढे में छोड़कर चली जाती है। बाद में एक ट्रक प्रिंस को कुचल देता है। शायद वह सॉफ्टी की ही चाल थी। कहानी के अंत में सॉफ्टी अर्जुन के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मरो। वह घर पर बोतल फेंकता है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अब अर्जुन की अगली लड़ाई सॉफ्टी के साथ होगी। इस जंग में कौन जीतेगा, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों,
ये थी एक जाबान सूबेदार की कहानी। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।